नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल्स में। दोस्तों, क्या है आज की डिफेंस अपडेट्स, चलिए एक एक करके उस पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं तो वारी है सुखोई और तेजस विमान को लेकर। HSLD बम बनाने का काम शुरू होने जा रहा है। इन बमों के मिल जाने से भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा हो जाएगा। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि करीब एक साल पहले भारतीय वायुसेना ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को बम बनाने के प्रोजेक्ट पर काम करने को कहा था। इसके बाद यहां बम के खोल बनाकर वायुसेना को भेजे गए। बम के खोल जांच में सेना के सभी पैमानों पर पास हो गए। बताया जा रहा है कि इन खोलों का लड़ाकू विमान सुखोई और तेजस में परीक्षण किया गया है। अब रक्षा मंत्रालय ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के माध्यम से 250 केजी बम के 300 नग बनाने को कहा गया है। इस आदेश को जारी कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के आदेश मिलने के बाद जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के प्लांट 1 और 2 में इन्हें बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये भी कहा जा रहा है कि 300 बम बनाने का पहला प्रोजेक्ट अगर सफल हो गया तो भविष्य में इन बमों को बनाने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में एक अलग से प्लांट बनाया जाएगा। 250 केजी हाई स्पीड लो ड्रग बम को तेजस, सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है। बम 10 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से युद्ध मैदान और बंकर बिल्डिंग पर अचूक निशाना लगाता है। 250 केजी बम की लंबाई 93 इंच यानी कि कुल 237 सेंटीमीटर होगी। इस विध्वंसक बम का कुल वजन 135 किलोग्राम होगा। बम में भरे गए बारूद की मात्रा करीबन 110 से 115 किलोग्राम तक होगी। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है थल सेना प्रमुख MM नरवणे को लेकर। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सेना प्रमुख ने नेपाल के साथ सीमा विवाद को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत की है। इसके अलावा नरवणे ने भारतीय सेना के केंद्रीय कमान के मुख्यालय का दौरा किया। आपको बता दें कि भारत और चीन की सीमा पर हालात अच्छे नहीं हैं। बताया गया है कि बॉर्डर पर तनाव के मद्देनजर थल सेना के प्रमुख नरवणे सेना के अलग अलग कमांडों में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और इसी क्रम में वे बीते दिनों असम के तेजपुर भी पहुंचे थे। दोस्तों, ये भी बताया जा रहा है चीन ने उत्तराखंड से लगी भारतीय सीमाओं के पास भी अपनी सेना बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि सेना प्रमुख इसके मद्देनजर केंद्रीय कमांड के मुख्यालय का दौरा कर रहे हैं। उत्तराखंड की सीमा का इलाका केंद्रीय कमांड के अंतर्गत आता है। इसके अलावा नेपाल के साथ भी भारत के ताजा सीमा विवाद को लेकर सेना प्रमुख का लखनऊ दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि मुलाकात के दौरान सेना प्रमुख ने योगी आदित्यनाथ से लिपुलेख और काला पानी को लेकर बातचीत की है। पड़ोसी देश के साथ जमीन के विवाद और उस पार से सैन्य गतिविधियों के तेज होने के बाद भारतीय सेना भी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर रही है। सेना प्रमुख लगातार सेना के अलग अलग कमांड्स का दौरा कर रहे हैं और तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो भारत और रूस को लेकर आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अक्टूबर में प्रस्तावित भारत यात्रा के दौरान होने वाली वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच कई उच्च स्तरीय समझौते होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई थी। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच आने वाले महीनों में कई हाई लेवल मीटिंग्स होने वाली हैं, जिनकी एक लंबी फेहरिस्त है। इसमें SCO और ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक और रक्षा मंत्रियों की बैठक भी शामिल है। अक्टूबर में होने वाली वार्षिक द्विपक्षीय शिखर वार्ता में राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने की उम्मीद है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब अख्तर को लेकर। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर अब लगातार विवादों वाले बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे में एक और नया मामला सामने आया है। शोएब अख्तर ने हाल ही में दावा किया है कि वे घास खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे उनके देश की सेना के बजट में बढ़ोतरी होनी चाहिए। पाकिस्तान के चैनल एरी न्यूज को एक इंटरव्यू में शोएब अख्तर ने कहा कि अगर अल्लाह ने मुझे कभी अधिकार दिया तो मैं खुद घास खाऊंगा, लेकिन सेना का बजट बढ़ा दूंगा। साथ ही अख्तर ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि असैन्य क्षेत्र सशस्त्र बलों के साथ मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से फेमस शोएब अख्तर ने कहा कि मैं अपनी सेना प्रमुख को मेरे साथ बैठने और निर्णय लेने के लिए कहूंगा। अगर बजट 20% है तो मैं इसे 60% करूंगा। अगर हम एक दूसरे का अपमान करते हैं तो नुकसान हमारा ही है। अख्तर ने यह भी दावा किया है कि वो अपने देश के लिए गोली खाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि मैंने अभी आपको पिछले डिफेंस अपडेट में बताया था कि शोएब अख्तर ने कहा कि वे भारत के खिलाफ करगिल के युद्ध में लड़ना भी चाहते थे। यानी कि दोस्तों, ये एक तरीके का आप समझ सकते हैं कि घास खाने वाली बात है, इनको घास ही मिलेगी और ये घास खाने की ही क्षमता रखते हैं। इसके अलावा इनके पास और कुछ है नहीं। और ये सिर्फ जो इस तरीके के जो थर्ड क्लास बयान दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना चीप बयान है शोएब अख्तर का कि हम घास खा लेंगे लेकिन पाकिस्तान की सेना के रक्षा बजट को बढ़ा देंगे।
ऐसे मामले में दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही घास के अलावा इन्हें और क्या खाना चाहिए वो भी आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो इंडियन एयरफोर्स के TEDBF प्रोग्राम को लेकर आ रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना इस प्रोग्राम को बाहर कर सकती है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में प्रस्तावित ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर जेट यानी कि TEDBF परियोजना का अध्ययन करने के लिए कहा था, जिसे ADA के द्वारा डिजाइन और विकसित करने के लिए मंजूरी दे दी गई थी और स्पिन ऑफ एयर वेरिएंट विकसित करने के लिए ये बात कर दी गई थी। लेकिन जो अब खबर निकल के आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि TEDBF अभी बाहर हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि TEDBF कार्यक्रम के लिए वे उत्सुक नहीं है और TEDBF में ADA HAL के साथ नेवी कार्यक्रम एजेंसी बनाने की अनुमति देगा और तेजस MK2 और AMCA पर अपना ध्यान को वह केंद्रित करने वाला है। TEDBF कार्यक्रम शामिल नहीं होगा क्योंकि नौसेना संस्करण की तुलना में वायुसेना के संस्करण को विकसित करना आसान है और यदि आवश्यक हुआ तो इंडियन एयरफोर्स के संस्करण के विकास के बाद ही इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स का जो टॉप मैनेजमेंट है उसने कहा कि 2030 में AMCA MK1 एक बेहतर विकल्प है। इंडियन एयरफोर्स ने IOC कॉन्फ़िगरेशन में F414 INS-6 इंजन द्वारा संचालित MK1 के 2 स्क्वाड्रन की खरीद के लिए वे प्रतिबद्ध हैं और तेजस MK2 के 6 स्क्वाड्रन जो कि उन्नत 5वीं पीढ़ी के एवियोनिक्स के साथ MK2 के 1 और 6 स्क्वाड्रन के उत्पादन का क्रम देखेंगे। तेजस MK2 को AMCA एवियोनिक्स के साथ उन्नत ब्लॉक 2 संस्करण भी मिलेगा और ये भी हो सकता है कि इंडियन एयरफोर्स केवल TEDBF खरीदने पर सहमत हो सकती है, लेकिन इसके लिए इंडियन एयरफोर्स 2030 में इस पर विचार करेगा। MK2 जो कि 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा 2035 में उत्पादन के साथ साथ हायर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन द्वारा संचालित होगा, जिसे भारत की एक विदेशी एरो इंजन साझेदारी के साथ विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। भारत का MK2 और तेजस MK2 प्रोग्राम दोनों के लिए स्थानीय रूप से लगभग 1000 से ज्यादा इंजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और जो 5वीं पीढ़ी के एवियोनिक्स के साथ तेजस MK2 के दूसरे 6 स्क्वाड्रन के लिए इन इंजनों को मिलेगा। लास्ट में तेजस MK2 ब्लॉक 1 में आएगा। 2040 से 45 में शामिल होने के बाद 10 साल में इन इंजनों का परिवर्तन किया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो वो LAC को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि सीमा सड़क संगठन के इंजीनियर 16,696 फीट की ऊंचाई पर काराकोरम पर्वत के आधार पर लेह से दौलत बेग ओल्डी तक मैन पावर और सामग्री को जल्द से जल्द स्थानांतरित करने के लिए एक ऑल वेदर ब्लैक टॉप रोड बनाने के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है और ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि और वो समय के खिलाफ इस कार्य को करने में लगी हुई है क्योंकि ये काम काफी जोखिम भरा है और हमेशा दुर्घटनाओं की संभावना यहाँ पर बनी रहती है। ऑपरेटर अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और जनरल ग्रेडियंट के साथ एक वैकल्पिक यानी कि अल्टरनेटिव एक्सिस तैयार कर रहे हैं ताकि डरबुक और दौलत बेग ओल्डी के बीच भारी ट्रकों और उपकरणों को जल्द से जल्द ले जाया जा सके। सेना ने 255 किलोमीटर लंबे दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी को पूरा करने के लिए अपनी प्राथमिकता को घोषित किया है। सड़क 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दरबुक से शुरू होती है और DBO के पास 18,000 फीट तक चढ़ने से पहले शोक नदी में मिलती है। DS-DBO सड़क LAC के समांतर चलती है और DBO उन्नत लैंडिंग ग्राउंड और दरबुक से जोड़ती है। एक अधिकारी ने कहा कि हम LAC के साथ कहीं भी मैन पावर और सामग्री की त्वरित आवाजाही को सक्षम बनाने के लिए सड़क पर 37 ऑल वेदर ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि रणनीतिक सड़क को सर्दियों में भी खुला रखा जाए, खासकर कि उच्च पर्वतीय दर्रों पर। ब्रिगेडियर सिंह ने कहा कि सड़कों को देर तक खुला रखने के लिए अधिक लोगों और सामग्री को ले जाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो गगनयान को लेकर आ रही है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए चुने गए 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में असामान्य स्थिति में लैंडिंग करने के एक विशेष मॉड्यूल का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने इस बारे में जानकारी दी है। रूसी अंतरिक्ष निगम रॉसकॉस्मोस ने कहा है कि गगन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर ने 12 मई को ग्लाउकॉस्मस, JSC और इसरो के मानव अंतरिक्ष यान केंद्र के बीच हुए अनुबंध के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण फिर से शुरू कर दिया है। चारों अंतरिक्ष यात्री स्वस्थ हैं और दृढ़ निश्चयी हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने विशेष मॉड्यूल लैंडिंग के लिए सर्दियों में जंगली और दलदली क्षेत्रों में प्रशिक्षण को इसी साल फरवरी में पूरा कर लिया था। पानी की सतह पर रहने के अभ्यास को जून में पूरा कर लिया और जून में ही भारहीनता मोड के लिए विशेष प्रयोगशाला IL-76 MDK में वे सवार हुए। इस पर दुर्गम स्थितियों में लैंडिंग करने वाले मॉड्यूल के बारे में प्रशिक्षण दिया गया, जिसे उन्होंने जुलाई में ही पूरा कर लिया।
बता दें कि इसरो मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान को 2022 में लॉन्च करने की योजना पर काम कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।